तो दोस्तों, तो लेके आ गई हूँ मैं व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 5 को। इसमें मैं इमेजेस यूज़ नहीं करूँगी कॉपीराइट इशू के कारण, तो आप लोग इसे एक ऑडियो बुक की तरह सुन लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायोन उसके पास जाता है, हीजू के पास, जहाँ पे वो फ़ोन पे बात कर रही होती है। तो हीजू सायोन को देख के शॉक हो जाती है कि आखिर सायोन टेरेस पे कैसे आ गया। हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है जब सायोन हीजू को देख के उसके पीछे जा रहा था, तो एक सफाई वाले के हाथ में उसने हीजू का कोट देखा था, जिसे देख के वो घबरा गया था। उसे लगा था कि किडनैपर्स वापस आ गया है। अब हीजू जो कि फ़ोन पे बात कर रही थी, तो सायोन को देख के अपना फ़ोन जल्दी से पर्स में रख लेती है और गिरने ही वाली होती है रेलिंग के बाहर। तो सायोन जाके उसे बचा लेता है और उठ के बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें रेलिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम वहाँ से गिर सकती थी, मरने की ख्वाहिश है क्या तुम्हारी, तुम आजकल ऐसी हरकतें तो कर रही हो। और फिर वो ये भी बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए अंदर, जिस पे वो कुछ नहीं कहती और पार्टी में जाने लगती है। अब सायोन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि सर, वो किडनैपर आपके ही यहाँ पे है, आपके ही आजू बाजू है, उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया है। जिस होटल में आप अभी पार्टी अटेंड कर रहे हैं वो उसी होटल में है, और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। आपको जल्दी मैं उसकी ऑडियो सॉर्ट आउट करके भेज दूंगा। जिस पे सायोन बोलता है ठीक है। अब सायोन जल्दी से जाके हीजू के पास जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि किडनैपर होटल में है, तो वो हीजू के लिए डर जाता है। सायोन पूरी पार्टी में हीजू की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है और उसे घर लेके आता है। घर लेके आने के बाद बोलता है कि आखिर तुम अपनी आवाज़ इतनी चुप करके कैसे रख सकती हो, तुम्हें याद है बचपन में जब तुम गिर गई थी और तुम्हें चोट लग गई थी, तब भी तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। अब हमें एक पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे सायोन और हीजू बचपन में छोटे हुआ करते थे, और हीजू जो कि बोल नहीं सकती थी और उसकी बहन इन्हा जो कि सुन नहीं सकती थी। सायोन उन दोनों को कोचिंग पढ़ाया करता था और हिना आखिर गलतियाँ करती रहती थी, जिस पे हीजू उसको सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके बताती थी, क्योंकि वो बहरा होने का नाटक करती थी। और हीजू जिसने साइन लैंग्वेज सीख ली थी, वो लोगों से आसानी से बात कर लेती थी। अब सायोन इसी चीज़ को सोचता है कि आखिर उसकी बहन हिना साइन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखती। हीजू ने तो साइन लैंग्वेज सीख ली है और आई थिंक हिना को भी सीख लेनी चाहिए। अब इसी तरीके की बातें उसके मन में आती हैं और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा, तुम्हारा कल रिजल्ट आने वाला है। अब हमें सीन दिखाया जाता है हीजू की कंपनी का, जहाँ पे सभी लोग रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। हीजू उस रिजल्ट में पास हो जाती है। कंपनी वाले हीजू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर दो कि तुम प्रेसिडेंशियल ऑफिस जा रही हो एक इंटरप्रेटर के तौर पे। हीजू को समझ नहीं आता कि वो किसे कॉल करे, तो वो सायोन का नंबर निकालती है और गलती से उसके हाथ से एक स्टिकर भिस जाता है सायोन को, जिसमें इमोजी और हार्ट्स वगैरह बने होते हैं। अब सायोन जो कि अपनी कंपनी में मीटिंग अटेंड करता है, तो वो मैसेज पे देखता है कि हीजू ने उसे एक स्माइली भेजी है, जिसे देख के वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जो एम्प्लॉय मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा था वो डर जाता है कि आखिर सर का मन क्यों नहीं लग रहा है। तो वो एम्प्लॉय बोल देता है कि सर, यदि कोई गलती हो रही तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, इस तरीके से मुझे घूरे नहीं। जिसमें बोलता है कि मैं इस मीटिंग को बाद में अटेंड करूँगा, एक्चुअली मुझे लंच करना है, तुम लोग बताओ कि लंच के लिए कौन सी जगह सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि मुझे तुम लोग से कुछ पर्सनली बात करनी है। जिस पे एम्प्लॉय बोलते हैं ठीक है सर, हम अरेंज करते हैं। अब सायोन मीटिंग से बाहर निकल जाता है और उस इमोजी को देख कर रिप्लाई करता है कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने फाइनली अपना इंटरव्यू पास कर लिया। हीजू खुश हो जाती है कि सायोन ने उसकी बात समझी। बाद में सायोन सबके साथ लंच में आता है और पूछता है कि यदि किसी की अभी अभी जॉब लगी हो तो हमें उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जिस पे एम्प्लॉय बोलते हैं कि सर, आपको एक सूट देना चाहिए, इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी जॉब को लेके खुश हैं और उसको अपनी पहली जॉब पे पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे, जिससे वो खुश हो जाएगा, उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि वो क्या पहन के जाए। जिस पे सायोन बोलता है ठीक है। बाद में सायोन एक शॉप की पिक भेजता है हीजू को और बोलता है कि शाम को 6 बजे इस जगह पे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब हीजू भी इस चीज़ को देख के खुश हो जाती है कि सायोन उसके वर्क को अप्रिशिएट कर रहा है। शाम को हीजू उसी शॉप में आती है और शॉप वाली उसे बोलती है कि आपका नाम होंग हीजू है, आपके नाम पे पहले से ही रिजर्वेशन करवा कर रखा गया है, आपके लिए सूट सेलेक्ट किया है सर ने। जिस पे हीजू बोलती है ठीक है। अब हीजू सूट को ट्राई करके आती है तो उसे समझ नहीं आता कि सूट अच्छा लग रहा है या बुरा। तो सायोन पीछे से आके बोलता है कि सूट बहुत अच्छा है, तुम्हें इसी को रखना चाहिए। फिर सायोन के मन में एक ड्रेस आती है, जहाँ पे उस ड्रेस को देख के बोलता है कि तुम इस ड्रेस को ट्राई क्यों नहीं करती। तो हीजू मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस ड्रेस को पहन के कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई जगह
ही नहीं है जाने के लिए। सायोन दुखी हो जाता है और फिर से उसे एक शॉप के बाहर ड्रेस दिखती है तो बोलता है कि आओ मेरे साथ चलो। वहीं पे हम इसकी सिस्टर को देखते हैं, इन्हा को, जो कि कोरिया आ चुकी होती है और बाहर से देखती है कि सायोन और हीजू तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और जो ड्रेस उसे पसंद आई थी वो हीजू को पसंद आई और सायोन ने वो ड्रेस जाके हीजू को दिला दी है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं कहती और सायोन और हीजू फटाक से उस ड्रेस को ले लेते हैं। इनका सीन कट होता है और हमें यूरी और सेंगबू का सीन दिखाया जाता है। सेंगबू यूरी को लेके उसी नर्सिंग होम में आया था जिसकी उसने स्टोरी यूरी को बताई थी। अब यूरी बोलती है कि आप जल्दी जल्दी से डिटेल्स कवर करें, ये जगह तो मुझे भूतिया सी लग रही है। जिस पे बोलता है ठीक है तुम अंदर चलो। अब ये लोग अंदर आते हैं और वो बोलता है कि जिस लड़के के साथ मैं खेला करता था एक दिन वो मेरे पास आया और मैं एक कैट को खिला रहा था। उसने बोला कि तुम मेरे साथ खेलोगे, तो मैंने उससे बोला कि क्या खेलना है, तो बोलता है कि पहले हम इस कैट को मारेंगे, फिर इसके पेट को खोलेंगे, फिर इसकी हेड को काट डालेंगे। जिस पे सेंगबू डर जाता है और बोलता है कि इतना ही सुन के मैं भाग गया था। फिर वो यूरी से बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था उस पल कि ये लड़का पागल तो नहीं है और मैं चुपचाप वहाँ से भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अब यूरी बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि तुम बहुत गलत हो और तुमने ये बात अपने अभी तक चैनल पे रिवील क्यों नहीं करी है। जिस पे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास एक बड़ी ऑडियंस आ जाए तो मैं इस नर्सिंग होम के सारे हिडन ट्रुथ को ऑडियंस के सामने लेकर आऊँ, जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले और जो ऑर्फनेज में बच्चे पलते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जिस पे यूरी बोलती है कि मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। सेंगू बोलता है कि तुम्हारा चैनल इस चीज़ के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब यूरी को मैसेज आता है कि हीजू पास हो गई है प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरव्यू में। ये बात वो जाके सेंगू को बोलता है तो सेंगू यूरू से बोलता है कि हम चलते हैं हीजू को डिनर कराने के लिए, आफ्टर ऑल वो हमारी दोस्त है। सेंगू हीजू को मैसेज करता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा इंटरव्यू पास हो गया और तुम सेलेक्ट हो गई हो, मैं तुम्हें उस पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्या आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। ये सारे मैसेज सायोन भी पढ़ लेता है और बोलता है कि तुम इसे क्या रिप्लाई करने वाली हो। तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं तो सायोन के साथ खाने पे जाने वाली हूँ, तो वो सेंगू को मना करने वाली होती है, लेकिन सायोन खुद ही बोल देता है कि तुम चल रही हो और तुम मेरे साथ चलोगी इस डिनर पे, जिसपे वो हाँ कर देती है। अब ये लोग डिनर पे आ जाते हैं चारों लोग और अपने अपने कॉलेज की बातें बताते हैं। डिनर में बातों बातों में पता चलता है कि हीजू को साइन इंटरप्रेटर नहीं बनना था, उसका सपना म्यूज़िक से रिलेटेड करियर में था। अब यहाँ पे यूरी बोलती है कि आप लोग अपने कॉलेज की और बातें बताइए, आप लोग कैसे मिले थे। फिर हमें एक पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे यहाँ हीजू अपना फॉर्म लेटर रखने के लिए आई होती है म्यूज़िक हॉल में। तो वहाँ पे सेंगू सो रहा था और हीजू देखती है कि माइक्रोफोन्स पड़े हैं तो वो अपने कान में लगा के डांस करने लगती है और गलती से वॉल्यूम तेज़ हो जाता है तो सारे कॉलेज में वो म्यूज़िक वगैरह लाउडली बजने लगता है। फिर सेंगू जाके उसको बंद करता है और हीजू उसको थैंक यू बोलती है। इस तरीके से इनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब जिस पे यूरी बोलती है कि म्यूज़िक हॉल तो सबसे बेस्ट जगह है रोमांस को स्टार्ट करने के लिए, आप दोनों की लव स्टोरी कैसे चली, मुझे बताएं, आप लोग के बीच में कुछ था क्या। अब ये सब सुन के सायोन जेलस होता है तो वो यूरी से बोलता है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़राब है और इस चीज़ के लिए तुम पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री में फेमस हो, आई थिंक तुम्हें अब चुप करना चाहिए। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है तो हीजू सायोन की बात को काटती है और बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब सेंगू बोलता है कि हीजू को बहुत देर हो गई है, वो अभी तक लौट के क्यों नहीं आई है। जिस पे सायोन बोलता है कि आइसक्रीम कौन खाएगा, मैं आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा हूँ। यूरी बोलती है मैं खाऊंगी, चॉकलेट फ्लेवर की लेके आ जाइएगा मिस्टर सियोन। अब यहाँ पे सेंगू रुक जाता है। अब सायोन बाहर निकलता है और बात कर रहा होता है। इतने में हीजू ब्लैकमेलर बन के कॉल करती है सायोन को। तो सायोन बोलता है कि मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। तो हीजू से बोलती है कि आखिर तुम अपनी वाइफ को छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम दोनों के बीच में रिश्ता तो है नहीं पति पत्नी वाला। जिसपे बोलता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर हीजू बोलती है कि यदि उसकी बहन इन्हा लौट के आ जाएगी तब भी तुम उसे नहीं छोड़ोगे। जिस पे वो बोलता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई भी लौट के आ जाए। फोन पे बात कर रहा होता है और वो देखता है कि एक गाड़ी तेजी से उसके पास आ रही है उसे टक्कर मारने के लिए। तो यहाँ पे हीजू खड़ी होकर उसका नाम चिल्लाती है और बोलती है कि हट जाओ फिक्सियन। इतने में वो फ्रीज हो जाता है और हीजू जाके उसे बचा लेती है। ये लोग सड़क के एक पार गिरते हैं और वो ट्रक वाला निकल जाता है। सायोन बोलता है कि मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए देखा, तुमने मेरा नाम चिल्लाया था। जिस पे हीजू बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं चिल्लाया है। जिससे बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ सुना था, तुम क्या होल्ड कर रही हो, यदि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे तुम बोल सकती हो, तुम्हें क्या बोलना है। जिस पे हीजू बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोलना है। अब सायोन को मन में ये बात आती है कि हीजू हो सकता है बोलने का नाटक किस लिए कर रही हो, क्योंकि उसकी मॉम ने ये प्रिटेंड
किया है कि इन्हा सुन नहीं सकती है और हीजू को गूंगा बनाया जिससे उसकी मॉम को चेयरमैन बाहर ना निकाले घर से, और चेयरमैन की सिंपैथी बनाने के लिए ही हीजू की मॉम ने हीजू को अभी तक बोलने से मना किया है। अब सायोन ये सब समझ जाता है और फिर इसे घर लेकर आता है। ये लोग सो जाते हैं और सायोन के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो हीजू से जाके पूछ ले कि उसने अभी तक उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि वो बोल सकती है। अब सायोन जो कि सोचता है कि मैं जल्दी से जाके हीजू को पूछता हूँ। अब उसके ड्रीम में देखते हैं हम कि वो हीजू के पास गया है। उसने बोल दिया है हीजू से कि तुम क्या कर रही हो, तुमने आज तक मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। जिस पे हीजू रिप्लाई करती है कि सबके अपने अपने राज होते हैं, क्या तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो। अभी इसका ये सपना तोड़ता है और ये हीजू के रूम के गेट के बाहर खड़ा रहता है। सुबह हो जाती है, हीजू को ब्लैकमेलर का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुमने आजकल सायोन को ब्लैकमेल करना बंद कर दिया है, लगता है तुम्हें फिर से वही सब कुछ दिखाना पड़ेगा जो तुम देखना नहीं चाहती हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सायोन तुम्हें ऐसे डिवोर्स तो नहीं देने वाला, और ध्यान रखना यदि तुम ऐसी गलतियां करती रही तो सायोन तुम्हें जल्दी पकड़ लेगा। अब हीजू फ़ोन कट कर देती है। सुबह ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस जाती है। सभी लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हीजू इनकी नई इंटरप्रेटर बन चुकी है। चेयरमैन बोलते हैं कि हम आपसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे क्योंकि आप तो बोल नहीं सकती और हम सबको साइन लैंग्वेज आती नहीं है। जिस पे सायोन बोलता है कि मैं साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश आज से ही चालू कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि इतनी टफ नहीं है, मैं सीख लूँगा जिससे मेरे और इंटरप्रेटर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके। अब हीजू आज से ही सायोन की साइन लैंग्वेज की क्लासेस चालू कर देती है और सायोन उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। फिर हीजू उसको प्यार से वो सारी साइन लैंग्वेज के साइन सिखाती है तो इनके बीच में एक प्यारा सा मूवमेंट होता है। शाम को हीजू की वेलकम पार्टी रखी होती है तो सायोन सबको अपनी कुकिंग स्किल से इम्प्रेस करता है। सभी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमारे सीईओ तो कुछ भी कर सकते हैं। सायोन का असिस्टेंट उससे आके बोलता है कि सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। वो बोलता है कि सर हमारी टीम ने मॉड्यूल हटा लिया है और हमें उस ब्लैकमेलर की रियल वॉइस मिल गई है। जिससे बोलता है क्या मैं उस ऑडियो को सुन सकता हूँ, तो बोलता है हाँ सर आप सुन सकते हैं। फिर ये ऑडियो सुनता है तो इसे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ तो हीजू की है और वो हीजू को सस्पिशियस नज़र से देखता है। फिर ये बहुत ड्रिंक कर लेता है। हीजू और सायोन घर आ जाते हैं। सायोन अपनी कार में ही नीचे सो रहा होता है तो हीजू उसे ऊपर लेके आती है और इतने में वो सायोन के ऊपर गिर जाती है। इनके बीच में एक किस सीन होता है एंड हीजू को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हुआ और सायोन भी हीजू को देखता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।